नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बजट 2025-26 जो कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। तो बजट से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार अपना 8वां केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है। ठीक, तो याद रखना है यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये लगातार 8वां केंद्रीय बजट ये पेश किया है। और बजट कौन पेश करता है? तो ये करता है वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है ना, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये की व्यय का अनुमान देखा गया है? तो कुल कितने रुपये का व्यय का अनुमान इसमें रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50,65,345 करोड़ रुपये कुल व्यय का अनुमान है ये बजट 2025-26 में। ठीक है, तो याद रखना है इस टाइप के कई प्रश्न है जो कि रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में 2024 में दिसंबर में हुआ था। तो बजट से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा था। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुल व्यय जो है 50,65,345 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025-26 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है? वो क्या था? कुल व्यय, और यहाँ पर क्या है? पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 11,21,090 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 11,21,090 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितने रुपये खर्च करने की घोषणा है? तो शिक्षा पर कितने रुपये खर्च करने की घोषणा किया गया है? तो शिक्षा पर किया गया है 1.2 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1.2 लाख। ये ज़्यादातर ऐसा ही आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है, लेकिन किया गया था कितना? 1,28,650 करोड़ रुपया, जिसे आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं 1.2 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो याद रखना है शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, खर्च करने का जो अनुमान है आवंटित किया गया है 1,28,650 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यही क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था। कृषि पर कितना खर्च किया गया, ठीक है, और रक्षा पर कितना खर्च किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 2025-26 का जो बजट है इसमें 1.72 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए। 1.72 लाख करोड़ रुपया यानी कि 1,71,437 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितना धन आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय को कितना धन दिया गया है? तो ये दिया गया है 6.81 लाख करोड़ रुपये यानी कि 6,81,210.27 करोड़ रुपया। तो बस मोटा मोटी याद रखना है 6,81,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 6,81,000 करोड़ रुपया रक्षा मंत्रालय को ये आवंटित किया गया है। ये रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, यानी कि टोटल उसमें मंत्रालय में जितने भी और भी कुछ डिवीजन आता है रक्षा मंत्रालय को टोटल दिया गया है। लेकिन सिर्फ रक्षा पर अगर पूछा जाता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा पर कितने रुपये व्यय करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया 4,91,732 करोड़ रुपया। 4,91,732 करोड़ रुपया। कभी आपको ऑप्शन में दे सकता है क्या? 4.91 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक, तो ये रक्षा पर कितना? 4.91 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में रेल मंत्रालय को कितना धन आवंटित किया गया है? तो रेल मंत्रालय को कितना धन आवंटित किया गया है? तो 2,55,445 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। रेल मंत्रालय को कितना दिया गया? 2,55,445 करोड़ रुपया। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सके तो ये जो आवंटन राशि है ये आपको याद नहीं रहे तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो रेल मंत्रालय को 2,55,445 करोड़ रुपया आवंटित किया गया रेल मंत्रालय को।
नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर यानी कि स्वास्थ्य के लिए कितना व्यय करने का अनुमानित बजट है। तो स्वास्थ्य पर व्यय करने का अनुमानित बजट है, इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 98,311 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना, 98,311 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जाए तो यही है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। पहले ये पूछा जाता है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा शिफ्ट में होता है, सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, राजकोषीय घाटे रहने का कितना प्रतिशत अनुमान है। तो 2025-26 के जो इस वाले बजट में 4.4% रहने का अनुमान है, ठीक है। 4.4 है ना, 4 है ना, तो सेम अंक वाला याद रखना है। राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 4.4% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में राजस्व घाटा का अनुमान क्या है, वो क्या था, राजकोषीय घाटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना पड़ता है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये राजकोषीय घाटा है, ये 4.4%, और ये है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा का अनुमान कितना है, तो 1.5% है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, राजस्व घाटा 1.5% है। नेक्स्ट है बजट 2025 में कितने लाख रुपया वार्षिक आय पर कर छूट दी गई है। कितने लाख रुपया वार्षिक आय पर क्या है, कितने लाख रुपये वार्षिक आय पर कर छूट दिया, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। 12 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि आपकी इनकम मंथली 1 लाख रुपया है, यानी कि 12 महीने में हो जाती है 12 लाख रुपये, यानी वार्षिक आय कितना हो गया, 12 लाख, यानी कि मंथली 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। 12 लाख तक टैक्स छूट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नए टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। अब यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। क्या आप अभी तो पढ़े थे क्या कि 12 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये फिर ये क्या है, 4 से 8 लाख रुपये तक कितना प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है, 5%। तो ये क्या है, अगर 12 लाख तक टैक्स छूट है, फ्री है, तो फिर ये 4 से 8 लाख तक ये टैक्स, ये क्या है, 5%, ठीक है। इसको यहाँ से समझिए, देखिए पहले ये तो टैक्स स्लैब है, ये पूछा जाएगा आपसे, याद कर लेना है इसको, ठीक है। 0 से 4 लाख रुपये तक शून्य टैक्स है, 4 से 8 लाख रुपये तक आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स स्लैब आपको पूछना है, पूछेगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन के लिए याद करना है। आप पे कितना करना नहीं करना है, या अभी आगे आपको समझाएंगे कि इसमें है झोल क्या है, ठीक है। तो ये 4 से 8 लाख रुपये तक का टैक्स स्लैब क्या है, पूछे जाएगा क्वेश्चन, तो 5% ध्यान रखना है। और 8 से 12 लाख रुपये का टैक्स स्लैब क्या है, 10% है। और 12 से 16 लाख रुपये का 15% है, ठीक है। और 16 से 20 लाख रुपया 20%, और 20 से 24 लाख 25%, यानी 4 इसमें देखिए बढ़ा जा रहा है, इसमें 5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेन चीज़ें शुरुआत वाला ध्यान रखिएगा, फिर आप ऑटोमेटिक आपको एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। 4 से 8 लाख 5%, फिर 5 से 10, 5 से 15, 5 से 20, 5 से 25, इस तरह से, ठीक है। यहाँ 8 है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, ठीक। तो ये एक भी याद रखें, 2 तो सब दिमाग में फिर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 4 से 8 लाख तक का 5% याद रखना है इसको, ठीक। 4 से 8 लाख रुपये का टैक्स स्लैब क्या है, 5% है, ठीक। ये याद रखना है। अब ये समझते हैं कि जब 12 लाख रुपये तक का टैक्स फ्री है, तो ये 4 से 8 लाख तक का 5% ये टैक्स है क्या। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए कि मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख रुपये है, तब सरकार आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं बना। लेकिन ये जो टैक्स स्लैब के अनुसार, लेकिन जब 4 लाख रुपये से 1 रुपया भी अधिक कमाएंगे तो आपको 5% टैक्स वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे। वो जो टैक्स स्लैब है उसमें आ जाइएगा, ठीक, जो कि 4 से 8 लाख तक था 5%, उसमें आ गए हैं। अब इस ब्रैकेट में आपका मैक्सिमम टैक्स 4 लाख रुपये पर क्या होगा, 5% के हिसाब से 20,000 रुपये बनेगा, ठीक। जो 4 से 8 लाख तक टैक्स स्लैब है उसमें 5% का टैक्स स्लैब है, तो आपको 20,000 रुपये बन जाता है, ठीक। लेकिन रिबेट के चलते आपको ये टैक्स चुकाना नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, छूट, अभी तक 12 लाख तक आप छूट में जाएंगे, बनता है इतना, लेकिन आपको पे नहीं करना है, ठीक।
बन गया इतना। आप खाली ध्यान रखना है इसका कैलकुलेशन बाद में होता है, ठीक है। जब 12 लाख से ऊपर जिसकी सैलरी है ये वाला कैलकुलेशन उसमें जुटेगा, ठीक है। आपको पे नहीं करना, अभी 12 लाख तक अभी पे नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन याद रखना है कि हाँ 4 लाख से ऊपर जब 8 लाख तक है 5% वो बन जाती है कितना, 20,000 रुपये टैक्स बन गया। अब आगे फिर देखिए, अगर आपकी सैलरी क्या 8 लाख इनकम हो जाता है सालाना, 8 लाख रुपये से अधिक होती है तो आपका टैक्स स्लैब चले जाते हैं किसमें, 10% वाले में, है ना। 8 से 12 लाख में क्या है, वो 10% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। इस पर आपको मैक्सिमम टैक्स जो है 4 से 8 लाख रुपये पर इनकम का 10% यानी कि 40,000 रुपये लगेगा, है ना। 40,000 रुपये लगेगा आपको यहाँ से मैक्सिमम जो होता है इनकम पर, यानी कि 4 लाख का जो होता है, 4 लाख का ही लीजिए, 4 लाख से ऊपर। इसमें भी बीच में क्या आ रहा है, मतलब कि टोटल इसमें है क्या 8 से 4 12 लाख रुपये के बीच कितना आ रहा है, 4 लाख रुपये। तो मैक्सिमम जो ब्याज लगेगा आपको, टैक्स लगेगा कितना लगेगा, 10% के हिसाब से 40,000 रुपये लगेगा, ठीक। साथ ही 4 से 8 लाख रुपये की जो 4 लाख की इनकम 20,000 रुपये वो जो बना था वो भी इसमें जुटेगा और टोटल हो जाएगा कितना, 60,000 रुपया, ठीक है। तो 60,000 रुपये ये टैक्स टोटल बनाएगा, लेकिन सरकार आपको इसकी रिबेट देगी, यानी ये अभी तक भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, ये आपका छूट मिल गया, ठीक है। यानी कि यहाँ तक कितना बना, 60,000 रुपया। फिर चलिए आगे, जैसे ही इनकम 12 लाख रुपये से अधिक होगी तो आप 15% वाले टैक्स ब्रैकेट में आएंगे और आपको टैक्स रिबेट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 12 लाख से जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको टैक्स का जो रिबेट छूट मिलेगा, वो जो 12 लाख तक छूट दिया था वो आपको नहीं मिलेगा 12 लाख से जैसे ऊपर हो जाते हैं। तो इस तरह आपका 12 से 16 लाख रुपये के 4 लाख रुपया पर 15% वाले टैक्स स्लैब में आ गए और उस 4 लाख का 15% होगा, 15 चौके 60, यानी 60,000 रुपये टैक्स बनेगा, ठीक है। ये 12 से 16 लाख के बीच वाला, ये 60,000 सिर्फ यहाँ का बना। लेकिन जबकि इसमें 12 लाख तक की इनकम का 60,000 रुपया टैक्स जुड़ जाएगा। वो जो 60,000 रुपये आपको 12 लाख तक छूट थी वो 60,000 रुपये यहाँ जोड़ कर लेगा आपको, ठीक है। यहाँ भी आपको वो 60,000 रुपये जोड़ देगा, यानी 60,000 तो इसका लगा आपको, 12 से 16 लाख के बीच में 4 लाख का जो इनकम है 60,000, और वो जो छूट मिल रहा था 12 लाख तक वो भी 60,000 जो छूट मिल रहा था, देखिए यहाँ छूट था ना टोटल 60,000, टोटल 60,000 रुपये तक आपको नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जो 12 से ऊपर चला गया ना ये 60,000 जोड़ देगा उसमें, ठीक। 12 से 16 लाख तक का उसका 60,000 है और वो 60,000 जोड़ देगा, यानी टोटल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा कितना, 1,20,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। तो यही है, इसका मतलब यही है कि वो जो टैक्स है ना 4 से 8 लाख तक का जो यहाँ स्लैब है, जो क्वेश्चन आया था कि 4 से 8 लाख तक का कितना प्रतिशत टैक्स है, 5%, तो ये है सिर्फ आगे कैलकुलेशन करने के लिए है, ठीक है। कि आगे जब 12 लाख से ऊपर जिसका सैलरी है उसमें ये कैलकुलेट होता है, ठीक। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है, 12 लाख रुपये तक आपको टैक्स में कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 12 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो 12 लाख से ऊपर है ये सब कैलकुलेशन के लिए है, उसमें कैलकुलेट होकर उससे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री है तो ये वाला क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम किसान योजना को कितना धन आवंटन किया गया है। पीएम किसान योजना को 63,500 करोड़ रुपया धन आवंटन किया गया है पीएम किसान योजना को, ठीक। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट। देखिए इसमें वही सब प्रश्न शामिल किए आपको जो अति महत्वपूर्ण है, जिसके पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है। वही सब प्रश्न इसमें लिया गया और जो जिस टाइप के प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछा गया है तो वही सब प्रश्न इसमें शामिल किए हम। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा को कितना धन आवंटित किया गया है, तो मनरेगा को किया गया है 86,000 करोड़ रुपया किया गया आवंटन, ठीक है। अरे 86,000 करोड़ रुपया 2024 वाले भी बजट में ना 86,000 करोड़ रुपया ही था, अभी भी 86,000 यानी सेम रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 86,000 करोड़ रुपया ही मनरेगा को दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना को कितना धन आवंटित किया गया, जो कि घर बनता ना, इंदिरा आवास पहले नाम था, तो वही आवास योजना को कितना धन आवंटन किया गया, तो 74,626 करोड़ रुपया, ठीक। याद रखना है 74,626 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना को आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण ने कितनी बार संसद में बजट पेश करने का
रिकॉर्ड बनाया है। तो कितनी बार? तो लगातार 8वीं बार ये बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो निर्मला सीतारमण के ही नाम है। नेक्स्ट है अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? पहली बार 11 बजे ये बजट किसने पेश किया था? तो ये किया था यशवंत सिन्हा ने किया था। कब किया था? ये 1999 में पहली बार किया था। नेक्स्ट है यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। अगर स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछे तो वो पेश किया था सन्मुख चेट्टी, है ना, सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था नवंबर 1947 में। नेक्स्ट है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को कहा जाता है ना, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था 1947 में। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है या राज्यसभा में, कृषि भवन में, नॉर्थ भवन में? तो बजट पेश किया जाता है कहाँ? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो 11 AM यानी कि 11 बजे सुबह पेश किया जाता है केंद्रीय बजट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है किसको? ये बजट 2023-24 को। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि वित्तीय वर्ष कौन सा होता है भारत का, जो है वित्तीय वर्ष क्या है? तो वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा गया है। ठीक है। और RBI का लेखा वर्ष क्या है? तो RBI का लेखा वर्ष पहले था जुलाई से जून, ठीक है, जिसको 2020-21 में बदलकर अप्रैल से मार्च ही कर दिया गया है RBI का लेखा वर्ष भी। नेक्स्ट है कि बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? तो अमृतकाल किसे कहा गया मालूम? तो बजट के संदर्भ में अमृतकाल कहा गया है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ की अवधि को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? बजट संबंधी प्रावधान, तो यह अनुच्छेद 112 में है। ठीक, या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, है ना, 2021-22 जो है ये भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 लाख रुपये कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका बजट 2025-26 से जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न था वो पूरा होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।